कैसे हैं आप सब? आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी में पार्ट 5 तक देख लिया था। ठीक है। फिलहाल आज तो रक्षाबंधन है, तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत ही हंसी वाला मोमेंट होता है रक्षाबंधन। चलिए ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग वो क्रियाविधि को देख रहे थे। क्रियाविधि में हम लोगों ने देखा कि पहले तो वांछित जीन का विलयन किया जाता है, नंबर 1 प्रोसेस। नंबर सेकंड प्रोसेस इज वाहक डीएनए अणु का चयन किया जाता है, वाहक अणु का चयन किया जाता है। ठीक है, उसका हम प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज के रूप में करते हैं ना। नंबर थर्ड वाला चरण था कि वांछित जीन और वाहक डीएनए अणु को आपस में जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, उसको हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग क्या क्या देखा था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। पहले तो हेडिंग लिखेंगे वांछित जीन, पहले गलत हो जाता है, वांछित जीन व वाहक अणु को जोड़कर वाहक अणु को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, नंबर थर्ड प्रोसेस था ये। इसमें हम लोगों ने देखा था पीसीआर के चरण। पीसीआर का इसमें कुल मिला के पूरा प्रयोग होता है। तो पीसीआर में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या चीजें लगती है। तो पहली बात तो डीएनए टेम्पलेट लगता है, डीएनए टेम्पलेट लगता है ना। अब फिर से बता देते हैं डीएनए टेम्पलेट क्या होता है। नंबर सेकंड होता है प्राइमर लगता है, प्राइमर लगता है। नंबर थर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगते हैं, एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 3 प्रकार के टैग थे, पप्पू था और एक था, कौन सा था? बेंट डीएनए ना। चलिए ठीक, तो हम लोग पॉलीमरेज तक ही देखेंगे बस। ठीक है, इसके प्रकार भी लिख सकते हैं कोई, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उनको भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं डीएनए का निर्माण विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों द्वारा होता है। कंफर्म हो सब लोग? न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शर्करा प्लस फास्फेट समूह, पेंटोस शुगर और फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजन बेस को मिलाकर के क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये सब हम लोगों ने देखा है ना यहाँ पर भी, पेंटोस शर्करा प्लस फास्फेट शुगर। ठीक, उसके बाद एक नाइट्रोजन बेस साथ में मिल करके इसको भी न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एडेनिन से गुआनिन साइटोसिन ऐसे से जोड़ दो। ठीक है, जुड़ा होता है। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक डीएनए अणु का निर्माण करते हैं या फिर जीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं, देखिए कभी फोटो कॉपी वाली मशीन देखा है? फोटो कॉपी वाली मशीन, चलो भाई, ये है हमारी एक फोटो कॉपी की मशीन। क्या है ये? फोटो कॉपी की मशीन। अगर हम फोटो कॉपी में देखें तो इस तरफ से एक पेज डाला जाता है, ठीक है, इस तरफ से एक पेज डाला जाता है और एक इस तरफ से बाहर निकलता है वही पेज ना। इस तरफ से क्या डाला जाता है? पेज डाला जाता है, और इस तरफ से पेज वही बाहर निकलता है। यहाँ तक क्लियर? तो अगर हम फोटो कॉपी की मशीन को हम पीसीआर कहें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली मशीन कहें, क्या कहें? फोटो कॉपी की मशीन को हम क्या कह रहे हैं? पीसीआर मशीन। ठीक है, तो ये जो कागज है जिसका हम फोटो कॉपी करते हैं, पहले तो जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये कागज है, इसका हमको क्या करना है? फोटो कॉपी कराना है। तो हम इस कागज को इसके अंदर डाल देंगे ना, डाल देंगे। चलिए भाई डाल देंगे। तो इस जो कागज को डाल दिए हैं इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो कागज है जो इसकी छाप को लेकर के बाहर निकल रहा है, ठीक है, इस कागज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब छाप तैयार हो गई है तो इन कागजों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज करेंगे। विभिन्न प्रकार की छाप हमको तैयार हो चुकी है, फोटोकॉपी मशीन के जरिए इन कागजों को जोड़ना था। इन कागजों को जोड़ने के लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। बस इन्हीं 3 चीज का प्रयोग होता है। समझ में आया पूरा? अब देखिए हम इसकी भाषा में बता रहे हैं। ये है हमारी एक पीसीआर मशीन, पीसीआर मशीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली मशीन है। ठीक है, इसमें हम डीएनए टेम्पलेट को डालते हैं। डीएनए टेम्पलेट कहने का मतलब जो मेन होता है। ठीक है, इसमें हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोग प्राइमर डाल देते हैं। प्राइमर क्या होते हैं? डीएनए के जैसे ही होते हैं, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? विभिन्न प्रकार के डीएनए हमको
बाहरी तौर पर प्राप्त हो जाते हैं ना। यही चीज हमने यहाँ पर बताया। जो डीएनए डाला जाता है, जो मेन होता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। अच्छा, जो फोटोकॉपी की मशीन का जो कागज है जिसपे फोटोकॉपी छप रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमर बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज तो इसको जोड़ने का काम करता है। समझ पाए ना? चलिए भाई, समझ गए हो तो हम लोग अब पीसीआर पे ही चलते हैं। ये तीनों चीजें हो गई हैं, अब हम डायरेक्ट देखेंगे पीसीआर। ठीक है, आइए भाई देख लेते हैं पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक डीएनए है, उससे किस प्रकार से बहुत सारे डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए, इसमें भी तीन प्रोसेस होता है। तीन प्रोसेस, कौन कौन सा तीन प्रोसेस? तो हम लोग पहले देखेंगे, नहीं पहले तीनों प्रोसेस डायरेक्ट हेडिंग के रूप में देखेंगे। नंबर मान लीजिए विकृतीकरण। विकृतीकरण अर्थात डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। आओ भाई, डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन में हम लोग लिख देते हैं, पहले समझा देते हैं तब लिखते हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है? एक पात्र होता है, पात्र में क्या होता है कि इसमें पानी भर रहता है, या फिर कहें कि घर में पानी होता है, इसमें डीएनए को डाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए के बीच में नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इस डीएनए को अगर डाल दिया जाए तो इसके बीच का बॉन्ड आपस में टूट जाता है। ठीक है, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन, या फिर कहें कि विकृतीकरण कहलाती है। अर्थात डीएनए को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाला जाता है तो उसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, अर्थात दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए विकृतीकरण कहलाती है। समझ में आया पूरा? चलिए भाई लिख लेते हैं थोड़ा। 100 डिग्री से यह क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है इसके जरिए, इसके द्वारा डीएनए के बीच के बॉन्ड, डीएनए के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, वह अलग अलग हो जाते हैं। वह दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इस पीसीआर मशीन में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। नंबर सेकंड प्रोसेस होता है जो हम लोग दे देते हैं एनियलिंग। ठीक है, इसका हिंदी मुझे तापानुकूलन है क्या, तापानुशीतल ऐसे कुछ है, तो हिंदी मुझे नहीं याद है। इसमें देखिए, इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें कम से कम जो टेम्पलेट है, जो देखें टेम्पलेट 20 नाइट्रोजन बेस का होना चाहिए। अगर ये नाइट्रोजन बेस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमारा चैप्टर नंबर 4 या 5 पढ़ना होगा। नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कम से कम होना चाहिए। और यह क्रिया कितने को होती है? तो यह क्रिया 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो अगर हम बात करें कि इस प्राइमर का क्यों डालते हैं ना, तो प्राइमर को इसलिए डालते हैं ताकि डीएनए फिर से ना जुड़ सके। ओके, क्या होता है? बस ये दूसरा प्रोसेस था। उसके बाद नंबर थर्ड प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। नंबर थर्ड प्रोसेस जो है नंबर थर्ड वाला प्रोसेस क्या है? एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है? जुड़ गया डीएनए। ठीक है, अब इसमें चारों न्यूक्लियोटाइड को
डाल देते हैं, जिससे पूरी श्रृंखला तैयार हो जाती है, जिससे पूरी श्रृंखला तैयार हो जाती है। ठीक है, बस इसमें यही होता है, ये वाला प्रोसेस में। देखिए भाई 3 प्रोसेस थे। पहली बात तो डीएनए का अलगकरण हुआ, एक टेम्पलेट था उसको अलगाया गया, अलगाने के बाद उसका एनिलिंग किया गया। ठीक है, एनिलिंग किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें प्राइमर को डाल दिया गया, प्राइमर को डालने के बाद क्या हुआ, या डीएनए से जा करके जुड़ गया। अब डीएनए डाल करके जुड़ा है, इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे। अब भाई हम लोग जानते हैं कोई भी डीएनए होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अर्थात यहाँ पे हम मान लें पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, अगर मान लीजिए एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन ले लेते हैं तो यहाँ पे फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर है, उसके बाद एडेनिन थायमिन जुड़ता है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। अगर हम मान लीजिए प्राइमर डाल भी देते हैं तो क्या होगा, प्राइमर मतलब रस्सी डाल दो, जब तक न्यूक्लियोटाइड को नहीं डालेंगे तब तक कहाँ जुड़ेगा ना। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड को भी डाल देते हैं, उसके बाद प्राइमर को भी डाल देते हैं, जिसके कारण पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिख दें क्या, चारों न्यूक्लियोटाइड डाल देते हैं, चारों न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट समूह प्लस पेंटोस शुगर, उसके बाद एडेनिन, फॉस्फेट समूह पेंटोस शुगर, उसके बाद गुआनिन। ठीक, फॉस्फेट समूह पेंटोस शुगर, उसके बाद साइटोसिन, फॉस्फेट समूह पेंटोस शुगर, उसके बाद थायमिन। इन्हीं चारों न्यूक्लियोटाइड को डाल दिया जाता है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। एक बार फिर से प्रोसेस नंबर 3 वांछित जीन और वाहक डीएनए को जोड़ के एक बार फिर से तैयार करते हैं। उसके बाद पहले तो बात कर लेते हैं पीसीआर क्या होता है। ये कोई मशीन है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली मशीन है। इसमें हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, पहली बात तो डीनेचुरेशन करके डीएनए को, ये सब बाद में करेंगे। ठीक है, पहली बात तो प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं आप लोग बताइए भाई। पहला होता है टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बना देते हैं, ये हमारा टेम्पलेट है प्लेट। ठीक है, इसी के हमको फोटो कॉपी करना है। उसके बाद नंबर सेकंड प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है प्राइमर। तो भाई ये सब क्या है, प्राइमर। को भी हम लोग इसी में डाल देते हैं। नंबर थर्ड पार्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज। यह एंजाइम होता है जो डीएनए को डीएनए से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसमें बात करें पीसीआर में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो पहला प्रोसेस तो डीनेचुरेशन, उसके बाद एनियलिंग, नंबर थर्ड इज एक्स, ई से शुरू था ना यार, एक्सटेंशन। इसमें हम लोग कहते थे कि डीएनए है, डीएनए को गर्म करो साले को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद इसका अलगाव कर दो। ठीक, एनिलिंग प्रोसेस में हम लोग देखा कि इसमें क्या मिलाते हैं, प्राइमर मिलाते हैं, प्राइमर क्या काम करते हैं, इस डीएनए के जो ऐसे है ये इसमें जाकर के प्राइमर इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक, प्राइमर मिला देते हैं। अच्छा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि भाई अगर वैसे ठंडा कर दीजिए तो फिर श्रृंखला से जुड़ नहीं जाएगी, इसलिए प्राइमर मिला देते हैं। इसी टेंशन में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड को भी मिला देते हैं, न्यूक्लियोटाइड को मिला देते हैं। अच्छा, प्राइमर ऐसे थोड़ी ना जुड़ जाएगा, प्राइमर को जुड़ने के लिए इसमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है जगह जगह पे। ठीक है, जहाँ से बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिला देते हैं। तो ये ऐसा मान लीजिए कि हमने भाई पीसीआर मशीन को चालू कर दिया, उसके बाद टेम्पलेट को इसमें उठा करके डाल दिया। ठीक है,
चलो भाई डाल दिया, इसका अलगाव हुआ, ये सब प्रोसेस हुए, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड हमने प्राइमर वाइमर सब डाल दिया है। अब क्या होगा, अब यही होगा जो मंजूर खुदा होगा, विभिन्न प्रकार के इसके सांचा नुमा संरचना में डीएनए प्राप्त होने लगेंगे। बस यही था पीसीआर प्रोसेस। फोटोकॉपी की मशीन देखा है ना, फोटोकॉपी। चलिए ठीक है, तो ये था। अब नंबर 4 वाले पे आते हैं, किस प्रकार से इन, देखिए भाई जुड़ चुका है हमारा डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के जरिए जोड़ देते हैं, अच्छे से जोड़ देते हैं। ये था हमारा पुराना, उसके बाद ये था टेम्पलेटवा से जो जुड़ा है प्राइमर, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, तैयार हो गया, ठीक है। अब इनको भी इसी मिलाकर फिट कर दो, जोड़ दो ना। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, आप लोग ऐसे मत समझने की बस ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो नंबर, हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो चुका है, मिल चुका है। अब इसको हम लोग प्रवेश कराएंगे पोषक कोशिका में, ठीक है। तो नंबर 4 वाला प्रोसेस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी यार, एक गड़बड़ी हो गई। हम कब से कह रहे हैं कि डीएनए को डीएनए से जोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं ना, पॉलीमरेज का प्रयोग नहीं, गलत है, ठीक है। डीएनए लाइकेज का यूज किया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। डीएनए पॉलीमरेज का यूज कब करते हैं, जैसे मान के चलो, फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी इसके लिए, बहुत ज़्यादा सॉरी। पीसीआर है, ठीक है। इसमें हम लोग डीएनए टेम्पलेट लिए हैं, उसके बाद इसको हम लोग डाल देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको कुछ इस प्रकार से डीएनए मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए जब प्राप्त हो जाता है, तो इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं। क्या डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, यह डीएनए से क्या काम करता है, डीएनए से डीएनए को बनाने में काम करता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, अगर डीएनए से एम आरएनए का निर्माण हो रहा है, आरएनए, एम आरएनए का निर्माण होता है, तो वहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो वहां पर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, पॉलीमरेज काम करता है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, हमने बोला कि डीएनए को जोड़ने के लिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जबकि ये हमको प्राप्त हुआ है। तो इसकी श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, इसकी श्रृंखला को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देते हैं, उसके बाद इसकी श्रृंखलाएं टकरा करके तैयार होती हुई चली जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस था, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, बाद में सही हो गया, बाद में सबको सही कर दिए। डीएनए पॉलीमरेज का यूज कब करते हैं, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 वाले पॉइंट को। तो हमको इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराना है। पोषक कोशिका मतलब जीवाणु सेल, ठीक है, जीवाणु सेल में क्या करना, प्रवेश कराना, ठीक है। इसमें हमको प्रवेश कराना है, आगे देख लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है। नंबर 1 टी रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नंबर सेकंड इज ट्रांसडक्शन, ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड इज वेक्टर जीन ट्रांसफर। बस इन्हीं तीनों को पढ़ना है, उसके बाद हमारा प्रक्रिया पूरी समाप्त, ठीक है। तो मैं एक एक को बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं तीनों को पढ़ना है इसमें, नंबर 4 वाले पॉइंट। तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ूंगा, उसके बाद ट्रांसडक्शन पढ़ूंगा, उसके बाद वेक्टर जीन ट्रांसफर पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। फिर देख लेते हैं पहला, ठीक है। टाइम बहुत कम है इसलिए पहले मैंने लिख दिया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डीएनए को वांछित जीन मतलब मनुष्य का डीएनए, ठीक है। वांछित जीन मतलब मानव सेल है, यानी ह्यूमन
सेल है उसके अंदर जो डीएनए उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांछित जीन। ठीक है, कभी मत बोलना। अच्छा, वांछित जीन के साथ जोड़ना जो है रूपांतरण कहलाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि हेडिंग कहलाती है क्या, डीएनए खंड को यानी कोई भी डीएनए है उसके साथ में वांछित जीन को जोड़ना, ह्यूमन सेल को जोड़ना क्या कहलाता है, ह्यूमन सेल वाले डीएनए को जोड़ना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या फिर रूपांतरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रक्रिया में क्या होता है, CaCl2 की उपस्थिति में जीवाणु, ठीक है, कोई टैंक है, टैंक में क्या भरा है, CaCl2, क्या है, CaCl2 भरा है। ठीक है, CaCl2 भरा, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, जीवाणु सेल डाल देंगे। चलो भाई, हमने एक ला करके जीवाणु सेल डाल दिया। ये क्या है, हमारी बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल। ठीक है, बैक्टीरिया सेल को लाया जाता है, हाँ भाई ला दिए हैं। चलो भाई, जिससे जीवाणु सेल की सेल मेम्ब्रेन, इस जो कोशिका देख रहे हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि किनारे किनारे वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको सेल मेम्ब्रेन फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसमें क्यों डालते हैं, क्योंकि भाई जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, जो हमने, बोल दो यार, जो हमने इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए जो तैयार किया है उसको भी इसी में डाल देते हैं। इसमें क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन क्या हो सके, इस फॉरेन डीएनए यानी कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैच कर सके या फिर पकड़ सके, यानी कि अंदर ले सके या फिर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है। अगला है ट्रांसडक्शन। आइए देख लेते हैं ट्रांसडक्शन क्या होता है। नंबर सेकंड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, दो बार लिख दें क्या, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस की खास बात होती है, ये मान लीजिए बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस होने के बाद क्या होता है, इसका बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर, क्योंकि ये बैक्टीरिया सेल पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है यानी कि खाता है, एक प्रकार से कर सकते हैं, खाता नहीं, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अटैक करना। देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए में, ये उसका डीएनए है, ठीक है, अपने डीएनए में औषध जीवाणु के डीएनए अणु का, औषध जीवाणु के डीएनए का, ये डीएनए औषध जीवाणु का कुछ भाग संयोग करता है, कुछ भाग ले लेता है, कुछ भाग, इसका कुछ भाग क्या करता है, ये ले लेता है। किस प्रकार से लेता है, देख लेते हैं। अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये जो है इसका डीएनए किसमें चलाएगा, जैसे मान लो यार, मान ही लो ये था बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ठीक है, तो इसने अपना डीएनए किसमें ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। हालांकि ये एक डंडी नहीं होती है, एक मोटी सी नली होती है, ठीक है, इसके जरिए इसमें प्रवेश करा देता है। आओ भाई, ये मान के चलते हैं इस वाले का डीएनए बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और ये सब क्या थे, बैक्टीरिया वाले डीएनए थे। तो बैक्टीरिया जो होती है सेल, ये बैक्टीरिया सेल है ना, तो बैक्टीरिया से इतनी चूतिया होती है, कहती है कि अच्छा ये लगता है हमारे वाला डीएनए लगता है छटक फटक गया है, इसको ऐसा करो अपने साथ जोड़ करके, बाकी अपने प्रोसेस करो। ठीक है, इसको अपने साथ जोड़ लेती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये जा करके किसके साथ जुड़ जाता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जा करके जुड़ जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जा करके जुड़ जाता है। ठीक, अब भाई क्या होगा कि जब ये अपनी क्रिया करने लगते हैं ना, तो क्रिया करने के बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वायरस, नए नए वायरस, ठीक है, विभिन्न प्रकार के नए नए वायरस जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये अपनी क्रिया करने लगता है। अपनी क्रिया करने का तात्पर्य ये है कि अपनी संख्या को बढ़ाना, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, तो नए नए प्रकार के वायरस उत्पन्न होने लगते हैं। अर्थात अर्थात देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जीन का स्थानांतरण, ट्रांसडक्शन का मतलब जीन का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। देखिए, तो ये है, इसको यहाँ पे जोड़ा गया, जोड़ने के बाद क्या हुआ, किसी अदर बैक्टीरिया हमको ट्रांसफर कराना है। जैसे मान के चलते हैं ये हमारी एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल है, इसमें हमको फॉरेन डीएनए को डालना है, फॉरेन डीएनए को डालना है। फॉरेन डीएनए कहने का मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एक प्रकार से इसे कह सकते हैं। देखिए, तो होता क्या है कि जैसे मान लो इसमें क्या किया गया, फॉरेन डीएनए को पहले डाल दिया गया,
डालने के बाद इसमें बैक्टीरियोफेज का अटैक कर दिया गया, कहे कि बैक्टीरियोफेज आओ भाई इसको अटैक करो, अपना भोजन बनाओ। उसके बाद डालता है, उसके बाद क्या करता है, अपनी क्रिया करने लगता है। ठीक, इसी में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो जब ये क्रिया करने लगता है तो नए नए प्रकार के वायरस बन जाते हैं। अब इन वायरसों में कौन सा, एक तो वायरस वाला गुण होगा और एक बैक्टीरिया वाला डीएनए वाला होगा ना। एक वायरस का डीएनए होगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम कर दें यार, लो जूम कर देते हैं। ठीक, पहली बात तो एक ये वाला होगा इसका स्वयं वाला, नंबर सेकंड इज बैक्टीरियल डीएनए होगा, और नंबर थर्ड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। बोलिए भाई, तीनों है। ठीक है, अब इसको फिर से इस पे अटैक करा दिया जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, इस पे अटैक करा दिया जाएगा, या जाओ यहाँ पे एक तुम्हारा वजन है और एक खा लो। तो ठीक है, पहले तो बात ये होगा, उसके बाद फॉरेन कंट्री वाला, फिर उसके बाद ये वाला। अब फिर से अपने डीएनए को इस पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये डीएनए इसके साथ में जुड़ करके नए नए प्रोडक्टों को बनाने का काम करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रांसडक्शन के जरिए हम डीएनए का स्थानांतरण करते हैं। हालांकि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर लास्ट पॉइंट बचा है, नंबर थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। नंबर दो तक देखिए, अभी तक हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोई भी पोषक कोशिका है, जीवाणु सेल्स है, ठीक है, जीवाणु सेल्स है, इसके अंदर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराना है। प्रवेश कराने के लिए हम लोगों ने दो विधियों को पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन पढ़ लिया। नंबर थर्ड विधि आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर जीन ट्रांसफर। इसकी भी निम्नलिखित विधियां हैं, इसकी भी कितनी विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां हैं। आइए भाई एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए, ठीक है, नंबर ए लिखेंगे। पहली बात तो हीट करके, HEAT, हीट करके। अब देखिए हीट करके कैसे किया जाता है। एक परख नली होती है, इसमें क्या होती है, परख नली होती है, करंट मार रहा है। चलिए भाई, एक परख नली होती है। परख नली में क्या होता है कि इसमें हम लोग डाल देते हैं, पहली बात तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं। डीएनए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें हम लोग डाल देते हैं जीवाणु सेल्स को डाल देते हैं। ठीक है, जीवाणु सेल को डाल देते हैं। अब इस परख नली को क्या किया जाता है, परख नली को इसमें डाल देते हैं जीवाणु सेल, जीवाणु सेल, ठीक है, जीवाणु सेल, और इसमें डाल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, दोनों को डाल देते हैं। दोनों को डालने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग क्या काम करते हैं, पहली बात तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। चलो भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करने के बाद अच्छा ठंडा क्यों करते हैं, ठंडा करने से हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्लोज आ जाते हैं। या फिर कहें कि ठंडियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों को बैठा दिए तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, बल्कि फायदा ही होता है। तो इसी प्रकार से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं, पास पास आ गए। चलो भाई, पास पास आ गए, पास पास आ गए। उसके बाद इसको लमसम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तेजी से गर्म किया जाता है, तेजी से गर्म किया जाता है। चलो भाई, गर्म करने पर क्या होता है कि जो जीवाणु की सेल्स है, जीवाणु की सेल्स हैं, तो जिसमें मान के चलो कि जीवाणु की सेल्स है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ये छिद्र क्या होता है, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि उसमें यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैलने लगती है ना। ठीक उसी प्रकार से ये जीवाणु की सेल्स की जो पोर्स हैं, छिद्र हैं छोटे छोटे, ये भी क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। जब फैल जाते हैं तो ये प्लाज्मिड इसके अंदर प्रविष्ट कर जाता है और हीट वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, क्या है, एक इसमें एक परख नली, इस विधि में एक परख नली लेते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा जीवाणु सेल को डाल देते हैं। दोनों को डालने के बाद इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पे ये दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के बाद इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तेजी से गर्म किया जाता है। तेजी से गर्म करने पर क्या होता है, जीवाणु सेल की जो पोर होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, फैलने का काम करते हैं, जिसके कारण यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। ये थी नंबर 1 प्रक्रिया। ठीक है, तो नंबर सेकंड प्रक्रिया देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं।
अगला विद्यार्थी है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसमें करंट या विद्युत धारा प्रवाहित है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, मशीन, ये क्या है, मशीन, मशीन होती है या फिर कुछ भी कहें। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं और वही जीवाणु सेल डाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। इसमें उच्च वोल्ट का ताप दे देते हैं, क्या डालते हैं, उच्च वोल्ट देकर यह क्रिया कराई जाती है, यह क्रिया कराई जाती है। तो उच्च वोल्ट कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम उच्च वोल्ट देते हैं, ठीक है, जब हम जीवाणु सेल को उच्च वोल्ट देते हैं, उच्च वोल्ट देने के बाद क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, मेम्ब्रेन कहने का मतलब जिसके चारों ओर को घेरे हुए है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से टूट जाती है, टूट जाती है। अब जब अस्थायी रूप से टूट गई है, कुछ समय के लिए टूट गई है, फटाक इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाता है, और जब अस्थायी रूप से टूटी, अस्थायी रूप से टूटी नहीं है, फिर से जुड़ जाती है फटाक से। ये भी प्रक्रिया हो जाती है इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें जीवाणु सेल को उच्च वोल्ट दे करके उसकी मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण अस्थायी रूप से टूटने के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश करा करके फिर से, समझ रहे हैं आप लोग, राइट। अगला प्रोसेस है जीन गन। जीन गन, जीन गन मतलब बंदूक ना, जी हाँ, बंदूक ही होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें टंगस्टन, टंगस्टन जो पियर की लेटी नहीं होती है, पियर की लेटी में जो जलने का काम करता है उसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हुआ, स्वर्ण की मुद्राएं, स्वर्ण के छोटे 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 लाल नहीं, छोटे छोटे अणु होते हैं, अणु होते हैं जिस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगे होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक जीन गन होती है, ठीक है, बंदूक होती है। जीन गन का कुछ संरचना देखो तो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें एक नीचे की ओर पिस्टल लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्वर्ण की कुछ, डालने के बाद क्या होता है, इसके पिस्टन को दबाया जाता है, तो उसके बाद इसमें से मुद्रिकाएं बाहर निकलती हैं, स्वर्ण मुद्रिकाएं या फिर टंगस्टन मुद्रिकाएं बाहर निकलती है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, या डायरेक्ट किस में जाता है, केंद्रक में पहुंचता है। अच्छा, इसका प्रयोग अधिकतर किसमें किया जाता है, पेड़ पौधों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें टंगस्टन व स्वर्ण के छोटे छोटे अणु होते हैं जिस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगे होते हैं। इसकी सहायता से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका के डायरेक्ट केंद्र में पहुंचाया जाता है। अब भाई किसी को गोली मारो डायरेक्ट रेजा में तो लगेगा ना, तो शरीर के अंदर जाएगा। तो इसी जीन गन की सहायता से क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट केंद्र में पहुंचाया जाता है, केंद्रक में पहुंचाया जाता है। कोई कोशिका है, कोशिका में हम लोग जानते हैं केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्र भरे रहते हैं, उसके बाद इसमें कोशिका द्रव होता है, इसमें डायरेक्ट केंद्रक में पहुंचाया जाता है। ठीक है, जीन गन भी हो गया। अगले पर चलते हैं, आइए भाई अगला देख लेते हैं जो है माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन कहने का मतलब लास्ट में देखिए क्या लगा, इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन कहने का मतलब ये सुई है, क्या है, सुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसी होती है सुई। सुई क्या काम करती है कि डायरेक्टली ये, अच्छा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जंतु में। ठीक है, और जीन गन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पौधों में। इस बात को थोड़ा सा नोट करिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भरा होता है, सुई के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है, या फिर कहें कि जंतु के शरीर में प्रवेश करा देता है। टीका, टीका जानते हैं आप लोग। टीकाकरण में क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, आदमी होने के बाद क्या होता है कि इसको मान लीजिए कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया तो इसको टीका दिया जाता है। टीका में क्या भरा होता है, जैसे मान लीजिए सुई है, सुई में क्या भरा रहेगा, इसी कोरोना वायरसों का डुप्लीकेट, नकली। ठीक है, कोरोना वायरस का नकली एकदम, लेकिन ये कोरोना वायरस होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है, यहाँ जो सुइयों में है इसको मरा हुआ फॉर्म है, ये कोरोना वायरस कैसा है, यहाँ पे मर गया, लेकिन हमारे शरीर में जिंदा है।
तो पहले से टीका क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई जब ये मरे वाले, हमारे शरीर क्या काम करती है, मरे वाले कोरोना वायरस को पहचान लेती है, तो उसके बाद उसके खिलाफ क्या करती है, दवाई बनाना शुरू कर देती है। जब दवाई बन जाती है, जब कभी जिंदगी में कोरोना वायरस हमारे शरीर में आता है, तो कहता है हम दवाई बना के तैयार है, आ जाओ देखते हैं कितने तुम्हारे अंदर दम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो टीके में क्या होता है कि कोरोना वायरस का डुप्लीकेट होता है, लेकिन वो कोरोना वायरस होता नहीं। ठीक है, तो इसके द्वारा होता है। नंबर ई वाला है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या होते हैं, है ना? तो लाइपोसोम्स को जान जाइए कि जैसे मान के चलते हैं, ये लाइपोसोम्स है, इसके अंदर हम लोग भर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या भरते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो मान के चलते हैं ये हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, जीवाणु सेल की मेम्ब्रेन के पास में लाया जाता है, या फिर कहें कि लाइपोसोम्स के पास में लाया जाता है। ठीक 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 ठीक। हाँ जी भाई, जब इसके संपर्क में लाते हैं तो ये लाइपोसोम क्या काम करता है, इसकी मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसी हमारी जीवाणु सेल की मेम्ब्रेन। उसके बाद ये लाइपोसोम जब इसके पास में आता है तो कुछ इसके साथ में जुड़ करके कुछ इस नुमा संरचना में प्राप्त कर लेता है। उसके बाद ये नीचे से फट जाता है, और उसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये औषध कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो जाती है और इसके अंदर पहुंच जाता है। पूरा प्रोसेस समझ में आया? उसके बाद इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का पुंजकीकरण, इसको हम पांचवा प्रोसेस मान सकते हैं, लेकिन मानते नहीं। ठीक है, मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, औसत कोशिका के अंदर क्या काम जाता है, इसका प्रतिलिपियों को तैयार किया जाता है। यानी कि ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर एक गया है, इसकी प्रतिलिपियों को, इसकी परछाई को, या फिर कहें कि इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रतिलिपियों को बनाना होता है। ठीक है, अर्थात यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग कहलाती है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रतिलिपि को बनाना, या फिर कहें कि रिकॉम्बिनेंट की संख्या को बढ़ाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्विगुणन करता है, बार बार द्विगुणन करता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका ज़रूर सलूशन निकालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है नितिन पाल। ये चैप्टर पार्ट 6 तक ही हो पाया, कंप्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।